वो तानिया के बेजान वजूद के पास बेहद खामोश और टूटे हुए मन से बैठी थी। 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन तानिया ने कभी उससे बात नहीं की थी और आज वो इस दुनिया से यूं नाराज होकर चली गई थी कि दिल का मलाल बढ़ता जा रहा था। एक ऐसा दर्द जो चीख चीख कर बाहर निकलना चाहता था, दुनिया को दिखाना चाहता था कि उसके भीतर किस कदर तूफान छुपा है। उसकी बहन जिसने हमेशा उसकी खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने की सोची, आज इस दुनिया में नहीं रही थी और उसकी अपनी बहन की खुशियों की कातिल वो खुद थी। कुछ देर के बाद एक आदमी चलता हुआ आया। वो कोई और नहीं बल्कि तानिया का पति अरविंद राठी था। अंतिम संस्कार का समय हो गया है। उसकी आवाज़ सुनते ही उसने सिर उठाया, नफरत भरी नज़रों से उसे देखा और फिर बेरुखी से चेहरा फेर लिया। यही इंसान तानिया के दुखों की सबसे बड़ी वजह था, जिसने उसे जीते जी मार दिया था। अपनी दुखती आंखों को दबाते हुए वो उठी और मुश्किल से चलते हुए उस आलीशान घर के बड़े से लॉन्च में आ गई। वो एक सोफे पर संभल कर बैठी थी कि तभी अचानक बच्चों के रोने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। आवाज़ की दिशा में वो तेजी से भागी। एक दिन की बच्ची बेसुध सी रो रही थी। वो बच्ची के पास गई, उसे अपने सीने से लगाया और हिचकियों के साथ रो पड़ी। और फिर खुद पर काबू पाते हुए उसने नौकरानी से बच्ची का फीडर बनाने को कहा। थोड़ी देर के बाद वो बच्ची को गोद में लेकर उसे दूध पिलाने लगी। दूध पिलाते हुए वो अतीत और वर्तमान के बीच झूल रही थी और उसका दिमाग धीरे धीरे अपनी बीती हुई यादों में खोता चला गया। वो यादें जो दिल को छू जाती थीं और रूह में दर्द भर देती थीं। सुनील जी की 2 बेटियां और एक बेटा था। बड़ी बेटी तानिया और छोटी बेटी आशी। तानिया संजीदा और काफ़ी खामोश रहने वाली लड़की थी। उसने एमए कर रखा था और अब एक कंपनी में काम कर रही थी। वो बहुत इंटेलिजेंट थी, बातों को जड़ से पकड़ लेती और ऐसे ऐसे आइडिया देती कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाता। उसकी इसी समझदारी से कंपनी के मालिक राजेश राठी भी उससे प्रभावित हो चुके थे। दूसरी तरफ आशी बीएससी ऑनर्स के पहले साल की नटखट और चुलबुली सी लड़की थी। वो हमेशा कुछ न कुछ शरारतें करने में बिजी रहती और सबका दिल बहलाती रहती। दीदी, मैं भी आपके साथ चलूं पार्टी में? देखिए ना, मैंने कभी ऐसी पार्टी नहीं देखी, प्लीज़ मुझे ले चले ना। आशी ने ब्लैक कलर की खूबसूरत लॉन्ग फ्रॉक पहनकर तैयार होती तानिया की तरफ देखते हुए कहा। तानिया दरअसल अपने ऑफिस की तरफ से दी गई पार्टी में जा रही थी। ये पार्टी राजेश राठी ने दी थी, क्योंकि उनका बेटा अरविंद राठी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश से वापस लौट रहा था। गुड़िया, वहाँ मेरे ऑफिस के कलीग्स होंगे, इसीलिए मैं वहाँ तुम्हें लेकर नहीं जा सकती, तानिया ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। लेकिन दीदी, मैं भी तो आपके कलीग से मिल सकती हूँ ना। मैंने कौन सा उन्हें कुछ कह देना है, आशी ने मुंह बिसूरते हुए कहा। मेरी जान, प्रॉब्लम यह है कि वहाँ सिर्फ एम्प्लॉयज़ को बुलाया गया है, फैमिली को नहीं। और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर शर्मिंदगी महसूस ना करो, इसीलिए तुम्हें लेकर नहीं जा सकती, तानिया ने नरमी से जवाब दिया। आशी थोड़ी देर के लिए दुखी हो गई और खामोशी से बेड पर बैठ गई। वो तानिया को देखने लगी, जो उस काली फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जब तानिया तैयार हो गई तो अब जाने की समस्या सामने खड़ी थी। हे भगवान जी, लगता है मुझे बाहर जाकर रिक्शा करना पड़ेगा। कितना बुरा लगेगा ना रिक्शे पर जाऊं, तानिया ने झुंझलाकर कहा। तो प्रॉब्लम क्या है? ऐसा करो, बाइक पर चली जाओ, प्रिया जी ने अंदर कमरे में आते हुए उसे मशवरा दिया। आशी का चेहरा तो एकदम से खिल उठा था। दरअसल कुछ समय पहले ही आशी ने बाइक चलाना सीखा था और वो अक्सर अपने पापा की बाइक पर स्कूल भी जाती थी। सुनील जी कमर दर्द की वजह से बाइक नहीं चला सकते थे और आशी घर के तमाम काम अच्छे से संभाल लेती थी। उसका भाई राहुल वैसे भी शहर से बाहर था, इसीलिए ये हल सबके लिए काफ़ी बेहतरीन था। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, आशी ने जल्दी से कहा। प्लीज़ आशी, तैयार क्यों? तुमने मुझे ड्रॉप करना है ना, तो फिर तैयार होने की क्या ज़रूरत है? लो, ये क्या बात हुई? मैंने भी पार्टी एंजॉय करनी है। आज तक किसी अमीर बंदे की पार्टी नहीं देखी मैंने। प्लीज़ तानिया दीदी, मान जाए ना, आशी ने विनती भरे अंदाज में कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, चलो जल्दी करो, मैं लेट हो रही हूँ। तुम मुझे सिर्फ ड्रॉप करके घर वापस आ जाओगी, तानिया ने जवाब दिया और फिर उसे ज़बरदस्ती खींचकर बाहर की ओर ले गई। आशी ने अपनी पहनी हुई ड्रेस को देखा। वो सिंपल सी ब्लैक कलर की लॉन्ग शर्ट और ब्लू जीन्स में थी। उसने मुंह बिसूरते हुए बाइक स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में वो तानिया को लेकर बंगले के सामने ड्रॉप करने ही वाली थी कि तानिया के बॉस सुरेश राठी साहब ने आशी को देख लिया। अरे अरे बेटा, आप वापस क्यों जा रही हैं? आप भी चलो ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता, उन्होंने कहा। तो आशी का चेहरा एकदम
खुशी से खिल उठा था और वो तुरंत अंदर चली गई और तानिया अपनी कलीग्स के साथ बातों में लग गई, जबकि आशी पूरे घर को दिलचस्पी से देखते हुए आगे बढ़ती चली गई। गलती से वो अरविंद राठी के कमरे में पहुंच गई, जहां अरविंद के साथ उसकी थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई थी। कुछ ही देर में वो बाहर की ओर भागी। तानिया उसको ढूंढते हुए पीछे आई, लेकिन दिल ही दिल में आशी खुद को कोसती रही कि बिना इजाज़त वो अंदर कैसे चली गई। कुछ देर के बाद अरविंद राठी भी बाहर आया था और पार्टी में अब उसकी निगाहें उसी लड़की पर टिक गईं। पार्टी खत्म होने के बाद वो बाहर निकली। आशी बाइक पर बैठी लगातार बोले जा रही थी, कितना मज़ा आया दीदी, ये घर कितना प्यारा है यार, मैंने तो अंदर से भी देख लिया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता आशी, मैंने तुम्हें समझाया भी था ना कि ऐसा कोई काम मत करना, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर आना नहीं चाहती थी। तानिया ने उसे अच्छी खासी डांट लगा दी। आशी हंसते हुए बाइक स्टार्ट कर गई और दोनों हंसते बातें करते हुए घर की ओर निकल पड़े। 2 दिन के बाद सुरेश साहब तानिया का हाथ मांगने के लिए उनके घर पर आ गए। देखिए, मेरे बेटे ने पहली बार किसी लड़की को देखते ही पसंद कर लिया है, वरना तो वो शादी के नाम से भी दूर भागता था। प्लीज़ आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ जल्द से जल्द तय कर दें। मैं इसी हफ्ते तानिया को अपनी बहू बनाकर ले जाना चाहता हूँ। बल्कि अरविंद की पसंद पर तो मैं दिल से खुश हूँ, क्योंकि तानिया मुझे भी बहुत पसंद है। सुरेश साहब ने विनती भरे अंदाज में कहा। इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, और उस वक्त राहुल भी वहाँ पर मौजूद था, तो बैठे बैठे ही रिश्ता तय हो गया। वाह दीदी, जिस लड़के को देखकर सोसाइटी की हर लड़की आहें भरती है, और उन्होंने चुना तो अपने ही एम्प्लॉय को, सबकी बोलती बंद हो गई। हे भगवान, आप दोनों कितने क्यूट लगेंगे, भगवान बुरी नज़र से बचाए। मैंने अरविंद को देखा था, कितने क्यूट लग रहे थे, इतने प्यारे कि जी चाहता था बस देखते ही रहें। आपकी तो किस्मत बहुत अच्छी है दीदी। आशी बहुत खुश हो रही थी, जबकि तानिया ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। घर में ही मेहंदी का फंक्शन रखा गया और अगले दिन बारात थी। वो आशी के साथ पार्लर चली गई। उस वक्त आशी ने पाँव तक आती लाइट पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी, जिस पर गोल्डन वर्क किया गया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उधर तानिया भी दुल्हन की ड्रेस में लाजवाब नजर आ रही थी। कुछ देर के बाद वो लोग होटल के लिए निकल चुके थे और वहाँ आशी तानिया के साथ ब्राइडल रूम में मौजूद थी। थोड़ी ही देर के बाद शादी के लिए दुल्हन को मंडप में बुलाया गया। 1 मिनट दीदी, रुकिए। आशी हंसते हुए आगे आई और उसने तानिया के चेहरे पर घूंघट कर दिया। अरे आशी, ये क्या कर रही हो? आज के ज़माने में इतना लंबा घूंघट कौन करता है? अरे दीदी, जरा दूल्हे साहब को तड़पने तो दें। एक झलक देखी थी मैंने उनकी, बेचैन होकर आपको ही तलाश कर रहे थे। उनकी तड़प थोड़ी और बढ़ने दे, और ख़बरदार जो घूंघट हटाया, मैं भी तो देखूं कि आखिर हमारे जीजू हम आपके लिए कितना तड़प सकते हैं। शरारत से कहते हुए आशी ने एक आंख दबाई थी, जबकि तानिया शर्म से लाल हो गई थी। घूंघट में ही उसे ले जाकर मंडप में अरविंद के सामने बिठा दिया गया। अरविंद का तो मानो दिल मचल उठा था, जो न जाने कब से उसे देखने के लिए तड़प रहा था। शादी की रस्में शुरू होने लगी थीं। अभी आशी मंडप में जाने ही लगी थी कि उसके फ़ोन पर राहुल के नंबर से कॉल आ गई। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। हेलो राहुल, यहाँ शादी होने वाली है और तुम हो कि तुम्हारा कुछ अता पता नहीं। सुनिए, मैं राहुल नहीं बल्कि राहुल के फ़ोन से कोई और बात कर रहा हूँ। एक अजनबी मर्दाना आवाज़ सुनकर आशी चौंक गई। आप कौन हैं? और राहुल का फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है? देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। असल में राहुल का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, बस आपको बताने के लिए फ़ोन किया था। वो सिटी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आप फ़ौरन वहाँ पहुँच जाइए। ये सुनते ही आशी के सिर पर जैसे धमाका हो गया। वो जल्दी से बाहर की ओर भागी ताकि मम्मी पापा को बता सके, लेकिन फ़ौरन ही उसने अपने कदम रोक लिए। बाहर मंडप में शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं और उसके मम्मी पापा खुशी से दमकते चेहरों के साथ वहीं पर मौजूद थे। उसे अच्छा नहीं लगा कि वो इस तरह शादी में बेद न घोल दे। फिर उसे याद आया कि फ़ोन करने वाले ने यह भी कहा था कि घबराने की ज़रूरत नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। उसने माँ बाप को बताने का इरादा छोड़ा और जल्दी से बाहर की ओर निकल गई। रिक्शा पकड़कर वो जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और रिसेप्शन पर पूछताछ करने के बाद वो राहुल के पास पहुंच गई। राहुल को देखते ही उसने भगवान का धन्यवाद किया। उसे सच में ज़्यादा चोटें नहीं आई थीं। सिर पर पट्टी बंधी थी और हाथ की कोहनी में हल्की सी चोट लगी थी, वहाँ पर भी पट्टी बंधी हुई थी। ये क्या है राहुल?
आज दीदी की शादी है और तुम चोट लगाकर बैठ गए। अगर भगवान न करे कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो जाता तो, आशी ने घबरा कर कहा। इसीलिए मैंने फ़ोन करवाने वाले को बोल दिया था कि घर में ये मत कहना कि बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। उस वक्त मैं ड्रेसिंग करवा रहा था और इसीलिए किसी और से फ़ोन करवा दिया। वैसे भी अब डॉक्टर ने पट्टी कर दी है, दवाइयाँ भी दे दी हैं, तो चलो अब हम घर चलते हैं। तुमने घर पर किसी को बताया तो नहीं? राहुल ने उसे अकेले आते देखकर पूछा, तो आशी ने हाँ में सर हिलाया। मैंने घर पर किसी को नहीं बताया क्योंकि वहाँ शादी की रस्में होने लगी थीं। वैसे ये सब हुआ कैसे? मार्केट से कुछ सामान लेकर वापस आ रहा था कि सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल ने बेवजह टक्कर मार दी। शायद वो लोग नशे में ड्राइव कर रहे थे। खैर भगवान की कृपा है कि ज़्यादा चोट नहीं आई, राहुल ने कहा, और थोड़ी ही देर में वो दोनों घर के लिए निकल चुके थे। उधर शादी संपन्न हो चुकी थी। आशी के न होने के कारण तानिया ने अपने चेहरे से घूंघट नहीं हटाया था। जब उसे घूंघट हटाने को कहा गया तो उसने नाम में सर हिलाकर इनकार कर दिया। तानिया बेचैनी से आशी का इंतजार कर रही थी। पता नहीं वो कहाँ रह गई। इतनी देर में शादी पूरी हो चुकी थी और घूंघट में ही तानिया अरविंद की पत्नी बन चुकी थी, इस बात से बेखबर कि यही घूंघट उसकी ज़िंदगी को किस मोड़ पर लेकर जाने वाला था। थोड़ी देर के बाद दुल्हन को स्टेज पर बिठा दिया गया। इसी बीच आशी और राहुल भी वहां पर पहुंच चुके थे। राहुल को यूं पट्टियों में देखकर सुनील जी और प्रिया जी दोनों घबरा गए, लेकिन राहुल ने भरोसा दिलाया कि ज़्यादा चोट नहीं आई है, सब कुछ ठीक है। सुनील जी और प्रिया जी ने भी भगवान का धन्यवाद किया। आशी अब स्टेज की ओर बढ़ चुकी थी और जैसे ही अरविंद की निगाह उस पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग एकदम से बदल गया, जो उसके भीतर की हैरत और उसके जज्बातों को साफ बयां कर रहा था। लीजिए, हमारी दूसरी मुलाकात हो रही है आपसे। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि आपसे बार बार मुलाकात करूं, मगर आप तो मेरी दीदी के प्यार में इतने दीवाने हो गए कि फ़ौरन मंगनी और फ़ौरन शादी भी कर ली। कोई बात नहीं, अब दूध पिलाई की रस्म है और मैं आपसे मुँह मांगा नेक जरूर लूँगी। वो अपनी आदत के मुताबिक चहकते हुए लगातार बोल रही थी, जबकि अरविंद तो गुमसुम सा उसे देखता रह गया। पापा, मुझे आपसे बात करनी है, उसने आशी को इग्नोर करते हुए तुरंत सुरेश जी से कहा। सुरेश जी एकदम से चौंक गए। बेटा, पहले दूध पिलाई की रस्म हो जाने दो, विदाई के बाद रास्ते में बात कर लेना। बहुत ज़रूरी बात है डैड, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। सुरेश जी एकदम से परेशान होते हुए खड़े हो गए और फिर दोनों बाप बेटा बाहर चले गए। लगभग 15-20 मिनट के बाद जब वो वापस आए तो सुरेश जी बेहद खामोश थे और अरविंद के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। तो जीजू अब अपनी डिमांड बता दूं, आशी ने दोबारा शरारती अंदाज में कहा। लो बेटा, ये दूध पिलाई की रस्म करो, सुरेश जी ने नोटों की गड्डी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा और दूध का गिलास उठाकर अरविंद को थमा दिया। अरविंद ने एक घूंट भरने के बाद गिलास टेबल पर रख दिया। आशी का दिल जैसे एक पल में बुझ सा गया। तानिया की विदाई के बाद वो लोग घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन रिसेप्शन पर तानिया बहुत खुश थी, मगर अरविंद कुछ देर वहां पर रुका और फिर एक जरूरी मीटिंग का बहाना करके निकल गया। तानिया अकेले ही पग फेरे के लिए आई थी। अगले दिन अरविंद को उसे लेने आना था, मगर जब अरविंद की जगह सुरेश राठी को आते देखा गया तो घर में हर इंसान के दिल में अनजाना सा डर बैठ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। दिन धीरे धीरे गुजरते चले गए और तानिया की शादी को पूरे 10 दिन हो चुके थे। इन 10 दिनों के दौरान वो कई बार ड्राइवर के साथ मायके आ चुकी थी, मगर एक दिन जब वो आई तो उसकी हालत देखकर सब लोग डर गए। बिखरे बाल, बुझी हुई आंखें और चेहरे पर पसरी बीरानी साफ साफ बता रही थी कि वो देर तक रोती रही है। वो खामोशी से आकर सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ तानिया मेरी जान, ये क्या हाल बना रखा है अपना? प्रिया जी ने परेशान होकर पूछा। इतना सुनते ही तानिया उनके गले लग गई और तड़प तड़प कर रोने लगी। आशी फौरन किचन की तरफ भागी और पानी का गिलास ले आई। दीदी, पानी पी लें, उसने नरमी से गिलास आगे बढ़ाया। तानिया ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और नफरत भी। अगले ही पल तानिया ने हाथ मारकर गिलास जमीन पर गिरा दिया। तुम हो मेरी तकलीफ की वजह। ये सुनते ही आशी एकदम पत्थर बन गई। कमरे में मौजूद बाकी सब लोग भी हैरानी और डर की हालत में उसे देखने लगे। तानिया की आवाज़ तेज होती जा रही थी और वो आशी को देखते हुए उसे कोसने लगी। मैंने क्या किया है? आशी ने कांपती आवाज़ में पूछा।
क्या नहीं किया तुमने? तुमने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली। तानिया ने गुस्से और नफरत से कहा। मम्मी, आपको पता है मेरा पति इससे मोहब्बत करता है। शादी के बाद एक दिन भी वो मेरे पास आकर प्यार से बात नहीं करता था। मैं यही समझती रही कि शायद उसका मिजाज ही ऐसा है या फिर काम बहुत ज़्यादा है, मगर हकीकत ये थी कि वो मुझसे भाग रहा था। उसकी आवाज़ कांपने लगी मगर शब्द जहर बन चुके थे। आज आज मुझे पता चला कि काम तो बस एक बहाना था। असल में वो मेरी बहन से मोहब्बत करता था और इसी से शादी भी करना चाहता था। उसने रिश्ता भी इसी का भेजा था। नफरत से कहते हुए तानिया बोलती चली जा रही थी और सब लोग बेयकीनी की हालत में उसे सुन रहे थे। इससे कह दें कि आगे से ये मेरे सामने ना आए। जब भी मैं इस घर में आऊँ ये मेरे सामने ना हो, वरना मैं इसे मार दूंगी। ये मेरी खुशियों की कातिल है। ये ना होती तो आज मैं अरविंद के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही होती। वो गुस्से से चीखती रही। और सुन लो, अरविंद को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। वो कभी तुम्हारा नहीं बनेगा। वो मेरा है, मेरा ही रहेगा। ये कहकर तानिया ने गुस्से में उसे जोर से धक्का दिया और जैसे आई थी वैसे ही चली गई। आशी सदमे की हालत में वहीं सोफे पर गिर पड़ी। उसके तो बहमो गुमान में भी ऐसा कुछ नहीं था, मगर इस सब के बाद वो खुद को ही कसूरवार समझने लगी। उस दिन के बाद तानिया का मायके आना बहुत कम हो गया। जब भी आना होता वो पहले ही फ़ोन करके कह देती कि आशी उसके सामने ना आए। और जब तानिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया तो सब लोगों ने सुकून की सांस ली कि शायद अब दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। इस खुशी पर घर के सब लोग गए थे मगर आशी को मना कर दिया गया। वो अपनी गाड़ी में बैठकर बच्चों को झूले दिलवाया करती थी। उसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी बहन के बच्चों को भी इसी तरह हंसते खिलखिलाते खिलाएगी, मगर उसके सारे अरमान ख्वाबों में ही दम तोड़ गए। उसे न किसी बात की इजाज़त रही, न किसी खुशी में शामिल होने का हक। वक्त का काम है गुजरना, सो वो गुजर गया। 4 साल बाद तानिया ने दूसरे बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से विदा ले ली। डॉक्टर ने बताया कि वो दिमागी तौर पर डिप्रेशन का शिकार थी, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और आज वो इस दुनिया में नहीं थी। जिस घर में उसे 4 साल तक कदम रखने की इजाज़त नहीं मिली, आज तानिया के जाने के बाद वही घर उसके कदमों तले मौजूद था। वो घर जहाँ बच्चों को देखने की भी इजाज़त नहीं थी। आज वो खुद उन्हीं बच्चों के साथ बैठी थी, उन्हें अपने सीने से लगाए हुए। प्रिया जी की आवाज़ ने उसे होश की दुनिया में ला दिया। बेटा, दक्ष बहुत रो रहा है और सिर्फ तानिया को ही बार बार बुला रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चों के साथ क्या करूं। प्रिया जी रोते हुए बोली। कहाँ है वो? उसने बेताबी से पूछा। अपने पापा के पास। अरविंद बेचारा उसे सुलाने की कोशिश कर रहा है मगर वो सो नहीं रहा। प्रिया जी ने आंसू साफ करते हुए कहा। आप इसे देखिए, मैं दक्ष को देखती हूँ। कहते हुए वो बाहर की ओर बढ़ गई। दरवाजा धीरे से नॉक करते हुए वो अंदर दाखिल हुई। 2 साल का दक्ष अरविंद के कंधे से लगा लगातार रो रहा था। दक्ष, माय लिटिल बेबी, इधर आओ, उसने पास जाकर कहा। कुछ पलों के लिए बच्चे की नज़रें उस पर ठहर गईं। मुलाकात पहले कभी नहीं हुई थी, मगर किसी अजीब से जज्बे ने उसे अपनी ओर खींच लिया और वो जल्दी से उसके गले से लिपट गया। उसने बच्चे को अपने कंधे से लगाया और बाहर की ओर बढ़ गई। गेस्ट रूम में पहुंचकर उसने दक्ष को गोद में उठाया और उसे बहलाना शुरू कर दिया। वो थक चुका था, मगर ये सिर्फ 2 साल का बच्चा था जिसे शांत करना आसान नहीं था। लेकिन न जाने कैसे वो उसकी गोद में चुपचाप सो गया। वहाँ रहते हुए उसे 4 दिन गुजर चुके थे और आज वो वापस घर जाने वाली थी। उसने दक्ष और रिया दोनों के कपड़े बैग में रखे, दक्ष का हाथ थामा और रिया को गोद में उठाकर बाहर की ओर बढ़ी। जैसे ही वो लॉन्ज में पहुंची, वहाँ सब लोग पहले से बैठे थे। हर एक की नज़र उस पर जम गई। ये आप कहाँ जा रही हैं? अरविंद ने एकदम चौंक कर पूछा। अपने घर वापस, और ये दोनों बच्चे मेरे साथ जाएंगे, उसने ठंडे लेकिन मजबूत अंदाज में जवाब दिया। किस हक से? इनका बाप अभी जिंदा है। अरविंद के लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था। आप इस तरह मेरे बच्चों को लेकर नहीं जा सकती। ये मेरी बहन के बच्चे हैं और ये मेरे साथ ही जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि एक ऐसे इंसान के पास रहें जिसने मेरी बहन की कदर नहीं जानी। वो नफरत भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोलती चली गई। जब से वो आपकी ज़िंदगी में आई, उसकी ज़िंदगी सिर्फ दुखों में कटी। आपके साथ रहते हुए वो एक दिन भी खुश नहीं रही और आज वो आपकी ही वजह से हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अरविंद एकदम तीखे लहजे में बोला था।
ये किस अंदाज में मुझसे बात कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारी बहन को कभी कोई तकलीफ नहीं दी। अपनी परेशानियों का जिम्मेदार अपनी परेशानियों की जिम्मेदार वो खुद थी। जो इंसान खुश रहना ही न जाने, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अपनी गलतियों का बोझ मेरी बहन पर मत डालिए मिस्टर अरविंद राठी। आशी गुस्से से चीख कर बोली। आप जैसे इंसान के पास मैं इन बच्चों को कभी नहीं छोड़ूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती। अरविंद की आवाज़ अब और भी सख्त हो गई। ये बच्चे मेरे हैं और अगर आप इन्हें ले जाने की कोशिश करेंगी तो मजबूरन मुझे पुलिस को शामिल करना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने जबरदस्ती दक्ष को उसकी टांगों से अलग की, लेकिन दक्ष उससे लिपट गया था। मगर अरविंद ने गुस्से में आकर उसे झटके से खींचा, बच्चे को जबरदस्ती उठाया और कमरे की ओर बढ़ गया। आशी पीछे से तड़पती हुई उसे आवाज़ें देती रह गई, मगर उसने पलट कर भी नहीं देखा। सुनील जी और प्रिया जी मुश्किल से उसे वहां से घर लेकर आए, मगर घर आकर भी उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लगातार रोती रही, जैसे उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट चुका हो। आशी, बस कर दो। तुम बच्चों को कैसे लेकर आ सकती थीं? वो अरविंद का खून है और वो कैसे तुम्हें दे देगा? प्रिया जी ने पास बैठकर उसे समझाने की कोशिश की, मगर आशी का दिल भरा हुआ था। वो इंसान अच्छा नहीं है मम्मी। उसने तानिया को कितनी तकलीफ दी। दीदी मुझसे नाराज होकर इस दुनिया से चली गई। ये बात मुझे हमेशा बेचैन बेचैन रखेगी। आशी रोते हुए बोल रही थी। हर शब्द में दर्द था और खुद पर इल्जाम का बोझ। उसका गिल्ट था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था और वो खुद को तानिया की मौत का जिम्मेदार समझ रही थी। अगले दिन सुरेश जी उनकी दहलीज पर मौजूद थे। सबके लिए हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने आशी को अपनी बहू के तौर पर मांग लिया। मेरी बहन को मरे अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और आपका बेटा दूसरी शादी करना चाहता है। शर्म नहीं आती? आशी गुस्से से चीख उठी। मैं जानता हूँ बेटा, ये सब जो आप कह रही हैं उसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपके जज्बातों को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता, लेकिन हालात का तकाजा आज यही है। सुरेश राठी ने नरम अंदाज में कहा, मगर ये शादी सिर्फ बच्चों की खातिर होगी बेटा। अरविंद भी दिल से नहीं मान रहा, मगर मैं ये चाहता हूँ और ये बच्चों की खातिर करना होगा। बच्चों को अरविंद अकेला नहीं संभाल पाएगा और मुझे मजबूरन कहीं ना कहीं तो उसकी शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर उन बच्चों की माँ से ही उनकी माँ बनकर आ जाए तो उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा, उन्हें दोबारा से माँ मिल जाएगी। मुझे कोई शौक नहीं है कि आपके बेटे से शादी करूं। अगर बच्चे नहीं संभाले जाते तो उनसे कहें मुझे दे दें और वो दूसरी नहीं बल्कि तीसरी चौथी जितनी चाहे शादियां करें, हमारी तरफ से भाड़ में जाएं। आशी के शब्दों में नफरत थी। सुरेश राठी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, मर्जी है आपकी, मगर वो अपने बच्चों को कभी नहीं देगा। अपनी बहन के बच्चों से मोहब्बत है तो इस बारे में ज़रूर सोचना। आशी वहाँ से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वो गुमसुम सी बैठी अपने हाथों की लकीरें देख रही थी कि तभी प्रिया जी अंदर आईं। बेटा, उनकी बात गलत नहीं है। सोचो, अगर अरविंद ने किसी और से शादी कर ली तो उन बच्चों का क्या होगा? ये कन्फर्म है कि वो अपने बच्चों को कभी नहीं देगा। साथ ही उसे ये भी हक हासिल है कि वो दोबारा शादी करे, बच्चों के नाम पर ही सही। मगर तुम सोचो, अगर कोई और आ गई और उसने उन मासूम बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार रखा तो तानिया की आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ कि दक्ष के मामले में वो कितनी ज़्यादा पजेसिव थी। नौकरानी को हाथ भी नहीं लगाने देती थी, हर काम खुद करती थी। और बच्चा, वो एकदम नाजुक सा बच्चा है। इतनी कम उम्र में सौतेला व्यवहार उसे मुरझा देगा। बेटा, उसे माँ का प्यार चाहिए जो तुम उसे दे सकती हो। तुमसे बढ़कर कोई और नहीं जिस पर भरोसा किया जा सके। मेरी जान, उन बच्चों की खातिर अरविंद से शादी कर लो। प्रिया जी रोते हुए बोली। उनकी बातों ने आशी के दिल को हिला कर रख दिया और वो ख्यालों में डूब गई। फिर ना चाहते हुए भी उसने हाँ बोल दिया। तानिया के मरने के 1 महीने के फौरन बाद ही आशी की बेहद सादगी से शादी हुई थी और विदा होकर वो हमेशा के लिए राठी हाउस में आ गई। वही घर जहां उसकी बहन उसे बर्दाश्त करना तो दूर की बात, उसे देखना भी नहीं चाहती थी, मगर अब वो अपनी बहन की जगह इस घर में मौजूद थी। नौकरानी ने आशी को अरविंद के कमरे तक पहुंचाया। वो अंदर कदम रखते ही नफरत से अरविंद को देखने लगी जो बेड पर बैठा हुआ था। मुझे बच्चों के कमरे में जाना है, यहाँ नहीं, उसने कड़वे लहजे में कहा, जिसमें नफरत और खुददारी साफ झलक रही थी। बच्चों का कोई अलग कमरा नहीं है, उनके लिए कोई स्पेशल कमरा नहीं बनाया गया। वे अभी बहुत छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो उन्हें कमरा दे दिया जाएगा।
दक्ष हमेशा हमारे पास ही सोता था। उसे माँ और बाप दोनों की जरूरत होती थी और वो अब भी हमारे पास ही सोएगा। अरविंद ने संजीदगी से कहा, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना। और रही बात दक्ष की, तो वो बहुत जल्दी आदत डाल लेगा आपके बगैर सोने की। उसका जल्दी ही ये रूटीन बन जाएगा, मगर मैं इस कमरे में नहीं रहूंगी। उसके लहजे में नफरत साफ थी और ये नफरत महसूस करके अरविंद का दिल जैसे धड़कने से रुक गया। वो गहरी सांस लेते हुए बोला, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं करना। एडजस्ट करना ही होगा तुम्हें, वरना तुम जिस कमरे में शिफ्ट होगी मैं उसी कमरे में आकर रहूंगा। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम क्या चाहती हो। अरविंद ने सुकून भरे अंदाज में कहा और फिर वार्डरोब की ओर बढ़ गया। आशी गुस्से से जाकर सोफे पर बैठ गई। कुछ देर के बाद नौकरानी बच्चों को भी वहां छोड़ गई। आशी ने नन्ही सी रिया को गोद में उठा लिया और जैसे ही उसने उसे सीने से लगाया, रिया रोते रोते चुप हो गई। कुछ देर के बाद अरविंद भी कपड़े बदलकर वहां पहुंच गया और दक्ष आराम से उसकी गोद में बैठा हुआ था। पापा, क्या ये मेरी नई मामा है? दक्ष ने मासूमियत से सवाल किया। अरविंद ने बेख्तियार उसकी ओर देखा। दोनों की नजरें एक पल के लिए टकरा गईं। आशी की नज़र गुस्से से भरी थी। नहीं बच्चे, माँ नहीं हूँ मैं सिर्फ आपकी मासी हूँ। यानी मुझे माँ नहीं बल्कि मासी कहना, ठीक है ना? उसने मुस्कुराकर कहा और अरविंद उसे बस देखता रह गया। खाना खाने के बाद वो बच्चों को लेकर सोने के लिए लेट गई और अरविंद सोफे पर बैठकर अपने ऑफिस का काम करने लगा। जब वो फ्री हुआ तो वो भी बेड पर लेटने लगा। तभी वहाँ का मंजर देखकर वो चौंका। आशी बीच में लेटी थी, एक तरफ रिया और दूसरी तरफ दक्ष था, जिसके साथ तकिया पड़ा हुआ था। अरविंद ने गहरी सांस भरते हुए तकिया उठाया और दक्ष के साथ लेट गया। उसी वक्त आशी नींद में करवट ली और उसका चेहरा अरविंद के बिल्कुल करीब आ गया। अरविंद बस टकटकी बांधे उसे देखता रह गया। उसकी एक आवारा बालों की लट अरविंद के होंठों को छू रही थी। उसने बेख्याली में हाथ बढ़ाया और उसकी लट को कान के पीछे कर दिया। आशी ने मुंदी मुंदी आंखों से सिर उठाया, उसे करीब देखकर हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मुझे हाथ भी लगाएं? और आप यहाँ बेड पर क्या कर रहे हैं? प्लीज जाकर कहीं और जाकर सोइए। लेकिन यहाँ बेड पर नहीं। वो गुस्से से तिल मिलाकर उठी। उसके शब्दों का तीखापन अरविंद ने मुश्किल से बर्दाश्त किया। क्यों? क्या ये बेड तुम्हारा है? क्या ये घर तुम्हारा है? या फिर ये बच्चे तुम्हारे हैं? अरविंद ने ठंडे मगर दो टूक अंदाज में कहा, ये सब कुछ मेरा है और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ लेट सकता हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकती, समझी? जी बिल्कुल। मेरी बहन को भी तो आपने इसी तरह तड़पाया होगा ना? अब आप मुझे तड़पाएं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मैं भी किसी दिन मर ही जाऊंगी और फिर आप एक तीसरी औरत ले आएंगे। वो कड़वाहट से हंसी। मर्दों का कुछ नहीं जाता। नुकसान हमेशा मासूम बच्चों का होता है या उन लड़कियों के खानदान का जो बरसों पाल पोस कर अपनी फूल सी बेटियां आप जैसे दरिंदों के हवाले कर देते हैं। आप लोग सिर्फ अपनी हवस पूरी करते हैं, अपना नाम अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। इसके सिवा आपका कोई और मकसद नहीं होता। मेरी बहन आपकी मोहब्बत के लिए तरसती तरसती मर गई। आप उसकी खुशियों के कातिल हैं। वो नफरत से जो मुंह में आया बोलती चली जा रही थी और उसके शब्द अरविंद के सीने में तीर बनकर उतर रहे थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। बस बहुत हो गया, अरविंद ने सख्त आवाज में कहा। तो मुझे इस तरह इल्ज़ाम नहीं दे सकती। मैंने तुम्हारी बहन को हर मुमकिन खुशी देने की कोशिश की, मगर जो इंसान खुश रहना ही ना चाहे उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने क्या पाप किया था? क्या कोई जुर्म किया था? नहीं, मगर फिर भी मैं आज तक उसकी सजा भुगत रहा हूँ। दिल पर किसी का बस नहीं होता आशी, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था कि मेरा दिल किसके नाम पर धड़का। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारी बहन का हक कभी नहीं मारा। उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश की, उसे उसका हक दिया, उसे हर वो खुशी देने की कोशिश की जिसकी वो हकदार थी। मगर इसके बावजूद भी वो खुद अपनी दुश्मन बनी रही। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी आवाज़ दर्द से भरी थी। जब तुम्हारी आंखें मुझे इल्ज़ाम देती थीं तब भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, और आज जब यही इल्ज़ाम तुम्हारी ज़ुबान पर है तो अंदाज़ा करो मेरी क्या हालत हो रही होगी। रियली आपको तकलीफ़ हो रही है? कमाल की बात है। वो तंजिया अंदाज में हंस पड़ी। और जो तकलीफ़ आपने मेरी बहन को दी उसका क्या? मैं क्यों आपकी बातों पर भरोसा करूं कि आपने मेरी बहन को खुशियां देने की कोशिश की? मैं क्यों यकीन करूं कि आपने उसे उसका हक दिया? अगर आप उसे उसका हक देते
तो कभी इस तरह वो डिप्रेशन में रहकर मौत को गले न लगाती। और आप किस हक की बात कर रहे हैं? आपने कौन सा हक दिया उसे कि उसने अपने दिल में किसी और को बसाकर उसका इजहार भी कर दिया? आपको लगता है कि आपके मुंह से किसी और की मोहब्बत का नाम सुनकर वो खुश रह पाती? उसका नफरत भरा अंदाज और उसकी कड़वी बातें अरविंद के दिल में एक खंजर की तरह उतर रही थीं। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मैं ये एटीट्यूड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? जो मुझे बताना था वो मैंने तुम्हें बता दिया। विश्वास करो या मत करो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। बच्चे सो रहे हैं, खामोशी से तुम भी सो जाओ। ये कहते हुए वो लेटने लगा। अचानक आशी बेड से नीचे उतरी और जाकर सोफे पर लेट गई। अरविंद कुछ देर उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस ली और बेबसी से उठकर उसके करीब आया। आशी, तुम बेड पर जाकर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा, उसने खुद पर काबू रखते हुए नरम अंदाज में कहा। वो गुस्से से उठकर गई और बेड पर जाकर लेट गई। अरविंद खामोशी से सिगरेट का केस उठाकर बालकनी में चला गया और वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसका दिमाग अतीत के पन्नों को उलटने लगा था। पापा, पार्टी की क्या ज़रूरत थी? आपको पता है ना, मैं आमतौर पर यह सब पसंद नहीं करता और इतनी थकावट के बाद इसे अटेंड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो झुंझलाहट से अपने पापा से बोला। उसकी बेचैनी बेवजह नहीं थी, क्योंकि सुरेश जी ने बेटे अरविंद को सबसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए बड़ी पार्टी रखी थी, जिसमें ऑफिस का स्टाफ और सोसाइटी के सब लोग आए हुए थे। मगर अरविंद, जो हमेशा से लड़कियों से दूर भागता था, उसमें शामिल होना भी नहीं चाहता था। यूरोप जैसे देश में पलकर भी उसने खुद को एकदम साफ सुथरा और कोरे कागज की तरह रखा हुआ था। उसके किरदार पर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं था। ये बनावटी चेहरे वाली लड़कियां और मेकअप में लिपे पुते हुए लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे मालूम था इस पार्टी का सबसे बड़ा मकसद यही है कि वो अपने लिए लड़की पसंद कर ले और अपने पापा को एक बहू ढूंढ कर दे दे। लेकिन वो जानता था किसी को पसंद करना उसके बस की बात नहीं। खास तौर पर इस पार्टी में मौजूद लड़कियों में से तो किसी को वो पसंद नहीं कर सकता था। अच्छा अच्छा, बस बाद में लड़ लेना, पहले जाकर तैयार हो जाओ मेरा प्यारा सा बच्चा, बाहर मेहमान आना शुरू हो चुके हैं। सुरेश जी ने उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी और बाहर चले गए। अरविंद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया ताकि तैयार हो सके। बाथरूम से बाहर आया कि तभी अचानक दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। जब उस लड़की की नज़र अरविंद पर पड़ी तो वो एकदम से चीख पड़ी थी और आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। भीगे बालों से पानी टपक कर अभी भी उसके चौड़े कंधों और सीने पर गिर रहा था और वो बूंदें ओस के बूंदों की तरह चमक रही थीं। चौड़े कंधे, मजबूत चौड़ा सीना, गोरी रंगत। सामने खड़ा मर्द पर्सनालिटी में ऐसा जादू रखता था कि आशी पल भर के लिए अपनी नजरें झपकना भूल चुकी थी। लेकिन उसके नंगे वजूद को देखकर उसके मुंह से चीख जरूर निकली थी। वो इस वक्त सिर्फ टॉवल में था। आपको शर्म नहीं आती? ऐसे कौन वॉशरूम से निकलता है? आशी ने तेज शब्दों में कहा। वो सादा से ब्लैक कलर के ड्रेस पहने, मेकअप से साफ सुथरा चेहरा लिए, हाथों से आंखें ढककर बोली थी। अरविंद उसे देखता रह गया। अच्छा, इसमें मेरा क्या कसूर है? अरविंद ने तंजिया अंदाज में कहा। मैडम, ये कमरा मेरा है और मैं यहाँ किस तरह रहता हूँ ये बताने की ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं। और वैसे अगर आप किसी के कमरे में बगैर इजाज़त आ सकती हैं तो ये बेशर्मी कहलाती है जो आप कर चुकी हैं। खैर, अब आ ही गई हैं तो वजह भी बता दें ताकि मैं चाय पानी का इंतजाम कर दूं आपके लिए। वो तंजी अंदाज में उसे सर से पांव तक गौर से देखते हुए कह रहा था। आशी हैरत से उसे देख रही थी, आंखों से हाथ भी हटा चुकी थी, लेकिन जल्दी ही अपना रुख फेर लिया। देखिए, मैं तो सिर्फ यहाँ ये खूबसूरत सा घर देखने आई थी। मुझे किसी तरह का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था आपके कमरे में आने का। बस यूं ही देखने के लिए आ गई थी कि कमरा कैसा है। वो हल्की हिचकिचाहट के साथ बोली। वैसे आपका कमरा बहुत अच्छा है, ऐसे जैसे किसी फिल्मी हीरो का होता है, लाइक एसआर के जैसा। वो कहती हुई पलटी और फिर हड़बड़ाकर दोबारा रुख फेर लिया, क्योंकि अब वो बेहद उसके करीब आ चुका था। ओह प्लीज़, कम से कम कपड़े तो पहन लें। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं हूँ, बल्कि उनसे ज़्यादा ही खूबसूरत हूँ। शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब हीरो होने के बावजूद भी इतने काले काले लगते हैं, है ना? पता नहीं इन्हें हीरो किसने बना दिया। मुझे देखो, मैं तो उनसे कहीं ज़्यादा हैंडसम हूँ। उसने सोफे पर पड़ी शर्ट उठाते हुए जोश और गर्व से कहा। देखिए, आप मेरे हीरोज़ के बारे में कुछ गलत मत कहिएगा। मैं उनके बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगी।
वो मेरे मोस्ट फेवरेट हीरो हैं। उसने उंगली के इशारे के साथ सख्त और भावुक अंदाज में कहा। अरविंद ने दिलचस्पी से उसे देखा, जैसे हर शब्द को नोट कर रहा हो। क्या आपको उनसे इतना प्यार है? अरविंद ने हल्का चिढ़ते हुए पूछा। वैसे आपके पापा की उम्र के तो बराबर होंगे एसआर के, वो हंसी के साथ बोला, जबकि आशी एकदम से चिढ़ गई। आप जैसे लोग शायद समझ नहीं सकते, ये तो बस एक फैन की मोहब्बत है, वो दूसरी वाली मोहब्बत नहीं जो आप समझ रहे हैं। और फिर वो मोहब्बत मोहब्बत ही क्या, जिसमें मिलन हो जाए। मोहब्बत तो जुदाई का दूसरा नाम है। अगर मिल जाए ना तो लोग इसकी कदर नहीं करते। उसके तेज बोलने और हिलते गुलाबी होंठों को देखकर अरविंद उसे चुपचाप देखता रह गया और फिर जोर से हंस पड़ा। ये भी किसी शाहरुख खान की मूवी का ही डायलॉग होगा, है ना? इतनी बड़ी फैन हो तो यकीनन उसके डायलॉग भी जरूर बोलोगी, अरविंद ने हंसते हुए कहा। जी बिल्कुल, कल हो ना हो मूवी है, पता है उसमें शाहरुख ने क्या कहा था? प्यार सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, किसी की खुशी के लिए खुद को भुला देना भी प्यार है। वो तेजी से भावनाओं में बहती बोलती जा रही थी। उसकी आंखों में चमक और आवाज में गर्माहट थी। अरे आप तो वाकई बहुत बड़ी फैन लगती हैं उनकी, अरविंद ने एकदम मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मेरे पास शाहरुख खान का नंबर है, अगर आप चाहें तो मैं आपके नंबर पर सेंड कर सकता हूँ। आप अपना नंबर दे दें, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। आशी एक पल के लिए खुश हो गई, फिर अगले ही पल उसकी आंखों में शक उतर आया। ऐसा कभी मुमकिन नहीं कि शाहरुख खान अपना नंबर किसी को दे दें, और मुझे भी नहीं चाहिए, उसने संजीदगी से कहा, लेकिन फौरन ही टोन नरम कर दी। और वैसे भी मैं किसी गैर मर्द से बात नहीं करूंगी, मम्मा बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगी। लेकिन हाँ, मैं अपने पति के साथ शाहरुख खान जी से मिलने जरूर जाऊंगी, वो थोड़ी उदासी के साथ बोली, जबकि अरविंद उसकी इस अदा पर जैसे मर मिटा था। हर पल उसे एक अंदर तक सुकून महसूस हो रहा था। ओहो, मैं तो यहाँ आपके साथ कहाँ बातें करने में बिजी हो गई और बाहर सब लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। वो जैसे आई थी वैसे ही फौरन जल्दी से कमरे से भाग गई और अरविंद पीछे से उसे आवाज़ें देता रह गया। अरे अपना नाम तो बताती जाओ। लेकिन वो सुनी अनसुनी करते हुए वहाँ से निकल गई, जैसे हवा के साथ बह रही हो। अरविंद मुस्कुराकर तैयार होने लगा। जब वो नीचे उतरा तो हर एक की निगाहें उस पर जमी हुई थीं, मगर उसकी निगाहें तो कहीं किसी और को ही तलाश कर रही थीं। फिर उसकी नज़र एक जगह पर जम गई जहां वो लड़की बड़े मज़े से खड़ी चाय पी रही थी। डैड, ये ब्लैक ड्रेस वाली लड़की कौन है? अरविंद ने सुरेश राठी को पास जाकर धीरे से पूछा। सुरेश राठी ने निगाहें उस ओर उठाई जहां ब्लैक फ्रॉक पहने तानिया खड़ी थी और उसके कुछ ही दूरी पर साइड पर आशी खड़ी थी। मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे वो तो तानिया है, मेरी एम्प्लाई। बहुत ज़बरदस्त बच्ची है, न सिर्फ क्यूट है बल्कि काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने सोचा कि आप शादी के लिए इतना जोर दे रहे हैं तो क्यों ना इसके बारे में सोच लिया जाए, अरविंद ने कान के पीछे खुजाते हुए कहा। राजेश जी की आंखों में खुशी के भाव उभर आए। व्हाट, ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे बेटे को लड़की पसंद आ गई। अरे मैं तो अभी जाकर बात करता हूँ और यहीं पर मंगनी की रिंग भी उसकी उंगली में डाल देते हैं, सुरेश राठी ने जोश में आकर कहा। अरविंद हंसते हुए जवाब देने लगा, अरे नहीं डैड, ये मिडिल क्लास लोग हैं, आप इस तरह बात करेंगे तो उसकी बदनामी हो सकती है। प्रॉपर तरीके से उसके माँ बाप से बात करें। और मेरी मोहब्बत के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने तरीके से सब कर लूँगा। तब तक मैं उसके फेवरेट हीरो की तरह डायलॉग बोलना भी सीख लूँगा। उसके लहजे में जोश और खुशी दोनों झलक रहे थे। अगले दिन सुरेश राठी रिश्ता लेकर उनके घर पहुंच गए और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गईं। अरविंद उन दिनों सिर्फ अपनी मंगेतर के लिए शॉपिंग कर रहा था, बल्कि शाहरुख खान की कई मूवीज़ भी देख चुका था और कई डायलॉग अपनी डायरी में लिख भी चुका था। वो हर डायलॉग के साथ अपने जज्बात भी लिखता जा रहा था। उसका इरादा था कि वो ये सारी मोहब्बत भरी बातें अपनी वेडिंग नाइट पर अपनी दुल्हन को सुनाएगा। आज वो अपने सेक्रेटरी मेहरा साहब से कह रहा था, मेहरा साहब, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि शाहरुख खान से हमारी 2 मिनट की मुलाकात हो सके? मेहरा साहब हैरान होकर बोले, सर आप उनसे मिलकर क्या करना चाहते हैं, कोई बिजनेस या? अरविंद ने जल्दी से कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, कोई एसआरके को जानने वाला हो, जिसका कोई रिश्ता हो और वो हमें शाहरुख खान से मिलवा दे। मेहरा साहब एकदम से हड़बड़ाए, जी सर, मेरा तो कोई नहीं है, मगर मैं पता करवा लूँगा। ठीक है, पता करवा कर दो और मुझे बता देना। और हाँ, मेरी मुलाकात उनसे ज़रूर हो जाए।
अरविंद ने कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए कहा। अगले दिन शादी के मौके पर अरविंद की निगाहें बस एक ही चीज को तलाश कर रही थीं। कुछ देर के बाद दुल्हन के आने का शोर सुनकर वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा, लेकिन वो लंबे से घूंघट में आई थी। उसने बेकरार होकर उसका घूंघट हटाना चाहा तो उसने ना में सर हिलाकर इनकार कर दिया। अरविंद भी गहरी सांस लेकर रह गया और धीरे से मुस्कुरा दिया। मतलब हमारी मैडम भी शादी की पहली रात ही हमें अपना दीदार करवाना चाहती हैं। ये सोचकर उसकी मुस्कुराहट और भी गहरी हुई। उसने घूंघट के अंदर से ही उसके मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। और जब उसे स्टेज पर ले जाकर बिठाया गया तब सबकी नज़र स्टेज पर दुल्हन का लहंगा सही करती हुई एक लड़की पर पड़ी और अरविंद पल भर के लिए एकदम पत्थर हो गया। दुल्हन जब करीब आई तो उसकी नज़रें बस उसी लड़की पर जमी रहीं। डैड, मुझे आपसे बात करनी है, उसने सुरेश राठी से कहा। अरे बेटा, दूध पिलाई के बात कर लेना या फिर रास्ते में कर लेना, अभी इतनी जल्दी क्या है? सुरेश राठी ने धीरे से जवाब दिया। प्लीज़ डैड, अभी और इसी वक्त, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, उसने होंठ को चलते हुए कहा। सुरेश जी उसे बाहर ले आए। क्या हुआ, इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो? उन्होंने डांटते हुए पूछा। पापा, जिससे मैं शादी करना चाहता था वो ये लड़की नहीं है, बल्कि जो दुल्हन के साथ आई है उसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। सुरेश राठी ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने उसी के बारे में पूछा था? ओह गॉड डैड, नहीं, मैंने दूसरी लड़की के बारे में पूछा था, अरविंद ने भी गुस्से से जवाब दिया। ईशा नाम है उसका और वो तानिया की छोटी बहन है। वो मेरी एम्प्लॉय नहीं है। मैंने तो उसे पार्टी के लिए बस यूं ही रोक लिया था। सुरेश राठी ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा और वहीं चेयर पर बैठ गए। ये क्या कर दिया आपने? मैं तानिया से मोहब्बत नहीं करता डैड, प्लीज़ अभी और इसी वक्त जाकर बात करें कि हमें शादी ख़त्म करके दूसरी लड़की से शादी करनी है, अरविंद ने बेबसी से कहा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? इतनी बड़ी बात तुमने कैसे कह दी? एक लड़की की शादी टूटना उसके लिए ज़िंदगी भर का दाग बन जाता है। तानिया बहुत अच्छी बच्ची है, जल्दी ही तुम्हारे दिल में जगह बना लेगी, सुरेश जी ने समझाया। मैं ऐसा कैसे करूं डैड? मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ईशा से मोहब्बत करता हूं और उसे खोने के ख्याल से ही मैं मर जाऊंगा, अरविंद ने सर हाथों में गिराते हुए कहा। ठीक है, मैं जाकर बात करूंगा कि हमें दूसरी बच्ची चाहिए थी, ये तो शादी गलती से हो गई। शादी ख़त्म करके आपकी दूसरी बेटी से शादी करना चाहता है अरविंद। अरविंद, मोहब्बत में इंसान बहुत कुछ हारता है, मगर याद रखो, अगर तुम अपनी मोहब्बत के लिए अपना मान खो दोगे और ईशा की नफरत पाओगे, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, अगर एक बेटी का रिश्ता टूटेगा तो वो अपनी दूसरी बेटी कभी नहीं देंगे, सुरेश जी ने उसे समझाया। अरविंद ने थके थके से अंदाज में अपने डैड की ओर देखा था। उसके दिमाग में ईशा के शब्द गूंजने लगे। प्यार सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, किसी की खुशी के लिए खुद को भुला देना भी प्यार है। अरविंद ने आंखों की नमी साफ की, गहरी सांस ली और उठकर बैठ गया। ईशा हंसी मजाक करने की कोशिश कर रही थी, मगर सुरेश जी ने जल्दी ही दूध पिलाई की रस्म ख़त्म करवा दी ताकि उसे और तकलीफ ना हो। घर जाते ही अरविंद बिना किसी रस्म के अपने कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद नौकरानी तानिया को उसी के कमरे तक छोड़ने आई थी तो वो बेख्तियार उसे देखने लगा। कोई शक नहीं था कि तानिया भी बेहद हसीन थी, बल्कि ईशा से कहीं ज़्यादा खूबसूरत। मगर वो अपने दिल का क्या करता जो सिर्फ और सिर्फ ईशा का दीवाना हो चुका था। तुम कुछ देर के लिए आराम कर लो, मैं स्टडी रूम में जाकर थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। वो तानिया के गालों पर हल्की सी थपकी देता हुआ बाहर चला गया, जैसे खुद को वहाँ के माहौल से ज़बरदस्ती अलग कर रहा हो। स्टडी रूम में आकर वो खामोशी से कुर्सी खींचकर बैठ गया। अपनी डायरी खोली, कलम हाथ में लेते ही उसके अंदर दबी हुई सारी चीखें शब्दों में ढलने लगीं। ज़िंदगी मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कभी कभी यूँ लगता है जैसे ज़िंदगी हद से ज़्यादा जालिम हो गई है। मैंने तुमसे अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत की। मेरे हर ख्वाब में तुम थी, मेरी हर खुशी में तुम्हारी हंसी बसती थी। और आज देखो, सब कुछ उलट पुलट हो चुका है। जो चाहा था वो मिला ही नहीं, और जो मिला है वो नहीं था जिसके लिए मैंने दिल से दुआएं मांगी थीं। आज जो कुछ हुआ वो सब मैं बदल नहीं सकता। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल पर कोई खंजर चला रहा हो। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ भूल जाऊँ, मगर यादें और जज्बात हर बार मुझे जकड़ कर रख देते हैं। शादी तुमसे होनी थी,
मगर किस्मत ने तुम्हारी बहन को मेरी ज़िंदगी से जोड़ दिया। मैं जानता हूँ ये सब तकदीर का खेल है, मगर दिल कभी नहीं मानता, कभी नहीं। मैं तुम्हें हर लम्हा, हर सांस के साथ चाहता हूँ, और आज खुद से यही सवाल करता हूँ कि आखिर क्यों, क्यों तुम मेरी न हो सकी। और इस सवाल का कोई जवाब नहीं, बस दर्द रह जाता है। ये सब मैं इस डायरी में इसलिए लिख रहा हूँ, शायद मैं तुम्हें कभी ये सब कह न सकूँ। मेरे दिल की ये खामोश चीखें बस मेरे कलम तक ही सीमित रहेंगी। शायद यही मेरी इकलौती तसल्ली का सहारा है। अब आगे की ज़िंदगी शायद यूं ही चुपचाप खामोशी के साथ गुजारनी होगी। जुदाई को अपना साथी बनाकर जीना होगा। कई दिनों से हर रात तुम्हारी यादों में गुजरी है, हर दिन तुम्हारे ख्यालों में डूबा रहा। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे लिए अपना हनीमून तक प्लान कर लिया था। और देखो किस्मत ने कैसा मजाक किया। जिसे मैंने चाहा वो तानिया नहीं, बल्कि ईशा थी। वो तुम थी ईशा। शाहरुख खान का एक डायलॉग मैंने सुना, जो मैंने सोचा था कि अपनी सुहागरात पर तुमसे कहूँगा, मगर अब वो पल कभी नहीं आएगा। आज मैं वही डायलॉग अपने अंदाज में बदल कर लिख रहा हूँ, बस अपने दिल को कुछ तसल्ली देने के लिए। देखो ना, चंद दिनों में ही तुमने मुझे कितना फिल्मी बना दिया। मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं होता। जिस्मानी तौर पर अगर इंसान किसी के साथ हो भी जाए तो रूह किसी और की कैदी हो सकती है। बस ये कैद दिखाई नहीं देती। इंसान अपने दिल में हजारों ख्वाहिशें दफन करके जीता है, और तुम भी मेरे लिए ऐसा ही एक एहसास हो जो जुदाई के बावजूद भी जिंदा है। मैं तुम्हें चाह कर भी कभी भूल नहीं पाऊंगा। शायद हर दिन तानिया के चेहरे को देखकर मरूंगा, और शायद इसी चेहरे में तुम्हें तलाश भी करता रहूंगा। मगर मुझे कभी तानिया को दुख देने वाला मत बनाना। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि उस मासूम का इस सब में कोई कसूर नहीं। एक पल के लिए मैंने उसे छोड़ने का सोचा था, मगर मैं इतना भी बुरा नहीं कि किसी की खुशियों का कत्ल करके मैं उस पर अपनी खुशियों का महल तामीर करूं। मैं दुआ करता हूं कि मैं कभी तानिया के साथ बेवफाई ना करूं, कभी उस पर कोई जुल्म ना करूं। मैं उसे वो हक, वो खुशियां दे सकूं जिस पर उसका हक है। वो लिखता जा रहा था। आंसू एक एक करके डायरी के पन्नों को भिगोते जा रहे थे। आखिरकार उसने कांपते हाथों से डायरी बंद कर दी, धीरे से दराज खोली और उसे अंदर रख दिया। शायद उसी पल उसने फैसला कर लिया था कि वो अब इस डायरी को कभी नहीं छुएगा, हमेशा हमेशा के लिए। फिर वो गहरा सांस लेता हुआ अपने कमरे की तरफ आया, जहां तानिया अभी तक जाग रही थी। उसके दिल में एक तेजी से कसक उठी, मगर उसने फौरन खुद को संभाला और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजा ली। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, उसने धीमे लहजे में कहा और सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर के बाद वो चेंज करके बाहर आया। उसने तानिया को मुँह दिखाई की अंगूठी पहनाई और उसका वो हक भी अदा किया जो एक पति पर फर्ज होता है। मगर इसके बावजूद उसके पास बैठकर ज़्यादा देर बातें करने से वो बचता रहा, जैसे शब्दों से भाग रहा हो। वक्त का काम था आगे बढ़ना, और वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। उनकी शादी को कई दिन बीत चुके थे। एक दिन तानिया ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, वो लैपटॉप पर निगाहें जमाए हुए बोला। मुझे मालूम हुआ था कि आपने मुझे पसंद किया था, इसीलिए शादी की। मगर आपने कभी ये नहीं बताया कि मुझ में आपने ऐसा क्या देखा जो आपको अच्छा लगा। उसके सवाल पर उसके हाथ जो कीबोर्ड पर चल रहे थे एकदम रुक गए, साथ ही उसके दिल की धड़कन भी पल भर के लिए रुक सी गई। आप सबसे अलग थी तानिया, वो धीरे से बोला। आपने कभी खुद को मेरी तरफ पेश करने की कोशिश नहीं की, जैसे और लड़कियां करती हैं। मुझे लगा जिंदगी में ऐसी ही लड़की होनी चाहिए। वो हल्का सा मुस्कुराया और तानिया ने भी धीरे से मुस्कुरा दिया। यकीनन इस जवाब ने उसके दिल को कुछ हद तक शांत कर दिया था। कुछ दिन और गुजर गए। एक शाम जब वो घर वापस आया तो कमरे का मंजर बिखरा हुआ था, जैसे किसी तूफान ने आकर सब कुछ उलट पुलट कर दिया हो। उसकी डायरी बेड पर खुली पड़ी थी। उसने घबराकर नज़र दौड़ाई तो देखा तानिया शीशे की टेबल के पास बैठी थी। तानिया, वो बेचैन होकर उसकी तरफ लपका और वो अचानक फट पड़ी। आप झूठे हैं, मक्कार हैं। आपने मेरे साथ फरेब किया। मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मुझे आपसे नफरत है। मुझे अपनी बहन से भी नफरत है, जिसने आपके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। आप उससे अकेले में मिलते रहे, उससे मोहब्बत करते रहे। वो चीखती जा रही थी और साथ ही साथ अपने बाल भी नोच रही थी। प्लीज़ तानिया, खुद को संभालो। वो उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तानिया, मेरी बात सुनो। मैं अब सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में ईशा के लिए अब कुछ नहीं। अब तुम मेरी पत्नी हो।
वो बस वो भक्ति जज्बात थे जिसमें मैं बह गया था। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह वफादार हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो गई हो। मैं तुम्हारे बगैर रहने का ख्याल भी नहीं कर सकता। उस दिन के बाद कभी उसके बारे में सोचा तक नहीं। प्लीज़ मुझ पर यकीन करो। अच्छा, वो कड़वाहट से बोली। तो फिर उसके लिए दुआ करो कि वो कभी खुश न रहे। भगवान से कहो कि उसे ऐसा पति मिले जो उसे कभी प्यार न करे। मेरे सामने भगवान से ही प्रार्थना करो। तुम पागल हो गई हो तानिया। वो गुस्से में उसका हाथ झटक कर खड़ा हो गया। अपनी मासूम बहन के लिए कोई इस तरह बद्दुआ देता है भला? शेम ऑन यू। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी। वो उसकी तरफ लपकी और उसका गिरेबान पकड़कर चिल्लाई। मैं सबको बताऊंगी कि उसने मेरे पति को कैसे अपनी जाल में फंसाया है। और इस बार वो बर्दाश्त न कर सका और एक जोरदार थप्पड़ तानिया के गाल पर रख दिया। वो सदमे से चेहरे पर हाथ रखकर उसे देखती रह गई। अगर तुमने ये सब किया तो मुझसे बुरा कोई और नहीं, वो ठंडे और ख़तरनाक लहजे में बोला। तुम मुझसे बेगुनाह पर इतनी बड़ी तोहमत लगाओगी? उसे तो इन सब बातों का पता भी नहीं। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो याद रखना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अभी तो कह रहे थे कि उससे मोहब्बत नहीं करते, फिर उसके लिए ये सब क्यों? तानिया ने कड़वा सवाल किया। क्योंकि वो बेकसूर है, मासूम है, उसे कुछ नहीं पता। और अगर उसकी जगह कोई और भी होता तब भी मैं यही कहता। समझने की कोशिश करो। मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की? कभी तुम्हारे प्यार में कोई कमी की? मैंने अपनी मोहब्बत को मार दिया तानिया, तुम्हारी खातिर। मेरी ज़िंदगी में अब सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। प्लीज़ उसके बारे में कुछ गलत मत सोचो। वो बहुत भोली है, उसे इन सब बातों की समझ नहीं। मैं वादा करता हूँ मैं कभी उसके सामने नहीं आऊँगा। प्लीज़। ठीक है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, तानिया ने ठंडे लहजे में कहा। मगर मैं जाकर उसे ये ज़रूर कहूँगी कि वो मुझसे कोई रिश्ता न रखे। मैं उसे बदनाम नहीं करूँगी, मगर मैं उसे अपने घर में भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि उसका यहाँ पर आना, आपका उससे सामना होना, ये सब मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई और वो वहीं सर थामे बैठा रह गया। कुछ घंटों के बाद वो वापस आई थी। एकदम शांत लग रही थी, मगर उसके दिल के अंदर ईशा के लिए नफरत ही नफरत भरी पड़ी थी। वो हसद और जलन की आग में बुरी तरह जल रही थी। अरविंद ने उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर अब तानिया उसकी हर हरकत, हर कदम पर शक करने लगी। यहाँ तक कि उनके बेटे दक्ष की पैदाइश वाले दिन भी उसने साफ लफ्जों में ईशा को आने से मना कर दिया। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? वो उसकी मासी है, अरविंद बेचैनी से बोला। इस तरह दिल में नफरत पाल कर तुम कैसे जिंदगी गुजारोगी तानिया? तानिया ने कड़वाहट से जवाब दिया। मुझे नहीं मालूम, मगर मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो इस घर में आए और आपकी निगाह उस पर ठहरे। आप जैसे इंसान का क्या भरोसा, कहीं दिल में दबी मोहब्बत दोबारा सर न उठा ले। अरविंद का बर्दाश्त ख़त्म हो गया था। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं रहा, जाकर किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। मैं उसे भूलने की कोशिश भी करूं तो तुम हर बार मुझे उसकी याद दिला देती हो। बस करो ये सब। अब तो नौकर भी हमारी लड़ाइयाँ देखकर आपस में बातें करते हैं। मैंने ऐसी ज़िंदगी के बारे में कभी नहीं सोचा था तानिया। पति पति के लिए सुकून बनती है, मगर मेरा तो घर आने को दिल नहीं चाहता। हर दिन एक नया तमाशा मेरा इंतज़ार करता है। किसी फीमेल एम्प्लॉय से बात कर लूँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है। तुम्हें लगता है कि मैं दुनिया का सबसे गिरा हुआ धोखेबाज थर्ड क्लास इंसान हूँ। मैं थक चुका हूँ। भगवान के लिए मुझे भी सुकून से रहने दो और ख़ुद को भी सुकून दो। ये नफ़रत इंसान को पल पल मारती है और तुम मुझे हर पल मार रही हो। वो लंबा चौड़ा मर्द उसके सामने हाथ जोड़कर रो पड़ा था, मगर तानिया ने नफ़रत से मुंह मोड़ लिया। दरवाजे के पास खड़े सुरेश जी ने यह मंजर खामोशी से देख लिया था। अपने बेटे की हालत देखकर उनका दिल भर आया, मगर वो खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। वक्त यूं ही आगे बढ़ता जा रहा था। तानिया एक बार फिर से उम्मीद से हो गई और इस बार अरविंद ने उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। दिन रात उसके खाने पीने पर नज़र रखना, खुद अपने हाथों से फल काट कर उसे खिलाना और उसकी कड़वी बातों को भी वो खामोशी से नज़रअंदाज करने लगा था। लेकिन तानिया का शक और नफ़रत कम नहीं हो रही थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि अचानक उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो जल्दी से उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने हालात देखते हुए फ़ौरन ऑपरेशन का बोल दिया, मगर ऑपरेशन के बीच ही उसकी हालत और भी बिगड़ती चली गई और वो कोमा में चली गई और कुछ घंटे के बाद उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। अरविंद पर जैसे एक सदमा सा लग गया।
तकदीर ने एक बार फिर उसके साथ खेल खेल दिया था। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही अंधेरे में डूब गई है और जो लड़की उसकी पहली मोहब्बत थी आज वो उसकी बीवी बनकर उसी के कमरे में मौजूद थी। मगर वक्त फिर भी वही था, नफरत भी वैसी ही थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार नफरत अरविंद राठी के लिए थी और अपनी बहन से मोहब्बत इस नफरत का कारण बनी थी। सुबह की रोशनी फैलने लगी तो वो अतीत से निकलकर प्रेजेंट में लौट आया। उसने धीरे से अपनी डायरी निकाली और एक बार फिर उस पर दिल की बातें लिखने लगा। आज तुम दोबारा मेरी ज़िंदगी में आ चुकी हो ईशा। अब तुम कानूनी तौर पर मेरी हो, सिर्फ मेरी। लेकिन आज भी मेरे दिल में वही खामोशी, वही वीरानी मौजूद है जो पहले दिन थी। आज मैं सचमुच ये जान चुका हूँ कि मोहब्बत सिर्फ किसी के साथ होने या किसी को पा लेने का नाम नहीं होती। कभी कभी हम किसी को हासिल करके भी हमेशा के लिए उसे खो देते हैं। मैंने तुम्हें बेपनाह चाहा, हर सांस पर तुम्हारा नाम लिया, और आज जब तुम मेरे सामने हो तो खुशी के बजाय एक अजीब सी वीरानी महसूस हो रही है। एक ऐसी वीरानी जो हर पल मुझे यह एहसास दिला रही है शायद तानिया के साथ वाकई में मैं नाइंसाफ़ी कर बैठा हूँ। भगवान जानता है कि मैंने उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश की, मगर यह भी सच है कि मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं सका। मैंने कभी ये ख्वाहिश नहीं की थी कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो, मगर तुम आज मेरी ज़िंदगी में एक हादसे की तरह शामिल हो गई हो। और कभी कभी मिलन दिल को पहले से ज़्यादा जख्मी कर देता है। बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हुआ है। अब चाहे तुम मेरी हो और मेरे इतने करीब हो, तब भी वही खालीपन, वही दर्द, वही बेचैनी मेरी हर सांस में रची हुई है। आज मैं ये समझ चुका हूँ कि एक तरफा मोहब्बत किस कदर दर्दनाक होती है, और मुझे तानिया के दर्द का अंदाज़ा हो रहा है। उसने एक पत्नी की हैसियत से कितने ख्वाब देखे होंगे, कितनी उम्मीदें लगाई होंगी, और फिर मौत से मोहब्बत कर बैठी। जब उसे मालूम हुआ कि मैं उसे दिल से मोहब्बत नहीं करता तो वो किस तरह टूट गई होगी। ये जान लेना कि उसकी मोहब्बत एक तरफा थी, यकीनन एक बहुत बड़ा सदमा लगा होगा उसे। ना चाहते हुए भी मुझसे नाइंसाफ़ी हो गई। मुझे आज तक समझ नहीं आता ये सब कैसे हो गया। वो अपना सारा दर्द डायरी के पन्नों पर निकालता रहा, और जब दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ तो उसने डायरी बंद करके दराज में रख दी। फिर वो धीरे से उठा और कमरे की तरफ आया। वहाँ बच्चों के बीच वो सुकून से सो रही थी। उसने गहरी सांस ली, खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गया और रात के सन्नाटे में खुद को अकेला महसूस करता रहा। अगली सुबह जब उसके चेहरे पर पानी के ठंडे छींटे पड़े तो वो एकदम से चौंक कर उठ बैठा। नज़र सामने पड़ी तो वो आईने के सामने खड़ी अपने बालों को झटक रही थी, जैसे उसे किसी की मौजूदगी का एहसास ना हो। मंजर इतना दिलकश था कि वो पल भर को यूं ही साकित रह गया। वो खामोशी से उठा और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वो जो अपने ही ख्यालों में गुम थी अचानक से मुड़ी तो उसका वजूद सीधा उसके सीने से टकरा गया। उसने फौरन अपने बाजू उसके आसपास लपेट लिए। एक तरफ मोहब्बत से भरी निगाहें उसे देख रही थीं तो दूसरी तरफ नफरत की शिद्दत से वो उसे घूर रही थी। अगले ही पल वो उसे झटक कर पीछे हट गई। अपनी हद में रहिए मिस्टर अरविंद राठी, दोबारा मेरे इतने करीब आने की हिम्मत मत करना। वो उंगली उठाकर उसे खबरदार करने लगी। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा, उसकी कमर के आसपास हाथ रखकर एक बार फिर से अपनी ओर खींच लिया। मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रख सकता, बार बार तुम्हारे पास आऊँगा, मुझे रोक भी नहीं सकोगी मिसेज अरविंद राठी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जहाँ नफरत की चिंगारियाँ भड़क रही थीं। इस नफरत को देखकर अरविंद के दिल में एक टीस उठी थी, मगर चेहरे पर वही मुस्कुराहट सजी रही। ये मुस्कुराहट ईशा को नाकाबिले बर्दाश्त लग रही थी। मुझे छोड़ दें, मुझे नफरत है आप जैसे इंसान से जो अपनी पत्नी की वफादारी भूल चुका हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के बच्चों की खातिर आपकी ज़िंदगी में आई हूँ, मगर ये हकीकत कभी नहीं भूल सकती कि आप मेरी बहन के कातिल हैं। आपकी वजह से वो इस दुनिया से चली गई। आपकी वजह से मैं सारी उम्र इस एहसास के साथ जीऊँगी कि मैं अपनी बहन की खुशियों की कातिल बनी। वो उसके सीने पर अपने हाथों से छोटे छोटे मुक्के बरसाते हुए बुरी तरह रोती चली गई। उसने उसे मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। ईशा, खुद को इस तरह तकलीफ मत दो। हकीकत ये नहीं है, तुम तो अपने नाम की तरह मासूम हो। जिस पाप की सज़ा तुम्हें दी जा रही है वो तुमने किया ही नहीं। सज़ा का हकदार मैं था और मैं वो सज़ा भुगत भी चुका हूँ। अब बस कर दो, खुद को भी और मुझे भी इस दर्द से आज़ाद कर दो।
वो उसे खुद से लगाए बोल रहा था। आशी ने गुस्से में उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और आंसू पोंछती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो वहीं बैठ गया और सर दोनों हाथों में थाम लिया। दरवाजे के बाहर खड़े सुरेश राठी ये मंजर देख रहे थे। उनका दिल दर्द से भर गया। उनका बेटा जो हर रिश्ते की वफा निभाने के बावजूद भी हमेशा बेवफा ही ठहराया गया। पहले तानिया ने उसे दर्द में रखा और अब आशी उसके लिए दर्द का कारण बन गई थी। तानिया का दुख तो वो किसी न किसी तरह सह गया था, मगर आशी की नफरत वो जख्म था जो उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अरविंद के ऑफिस जाने के बाद सुरेश जी ने दरवाजा धीरे से खटखटाया और इजाज़त मिलने पर वो अंदर आ गए। उनके हाथ में एक डायरी थी जिसे उन्होंने खामोशी से सामने रखे टेबल पर रख दिया। मेरे बेटे ने बहुत सह लिया और अब उसे और तकलीफ मत दो। वो पहले ही अंदर से बहुत बिखर चुका है। उसने कोई जुर्म नहीं किया। ये उसकी डायरी है। वो बरसों से अपने दिल के सारे बोझ इन्हीं पन्नों पर उतारता रहा है। इसे पढ़ लो, तुम्हारे सब सवालों के जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे और फिर फैसला करना कि वो कसूरवार है या नहीं। फिर वो उसके सर पर हाथ रखकर कमरे से बाहर चले गए। आशी की निगाह पहले बच्चों पर पड़ी जो गहरी नींद सो रहे थे। फिर उसका हाथ कांपते हुए डायरी की तरफ बढ़ा। कांपती उंगलियों से उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। ये डायरी ज़्यादा पुरानी नहीं थी। पहले पन्ने पर आशी से मोहब्बत का इजहार लिखा था और फिर आगे पन्नों में सब कुछ लिखा था जो उस पर इन 4 सालों में गुजरा था और तानिया जो उसके साथ करती रही। अरविंद ने इस डायरी में अपना दिल निचोड़ कर रख दिया था। हर पन्ना गवाही दे रहा था। उसमें कल रात के कुछ पल भी लिखे हुए थे। वो पढ़ते पढ़ते एकदम से रो पड़ी। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने उस डायरी को चूमकर अपने सीने से लगा लिया। ममा, दक्ष की मध्यम सी पुकार ने उसे ख्यालों की दुनिया से वापस खींच लिया। उसने डायरी सावधानी से अलमारी में रखी और फौरन दक्ष की तरफ बढ़ गई। शाम ढले जब अरविंद ऑफिस से वापस आया तो उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। आंखों में गहरी उदासी बसी हुई थी। वो सीधा वार्डरोब की तरफ बढ़ा ही था कि उसने फौरन आगे बढ़कर दरवाजा खोलकर कपड़े निकाले और खामोशी से अरविंद की तरफ बढ़ा दिए। अरविंद की आंखों में एक पल को हैरानी उभरी, मगर वो कुछ कहे बगैर गर्दन झटक कर वॉशरूम की तरफ चला गया। रात के खाने के बाद अरविंद सोफे पर बैठकर लैपटॉप में बिजी हो गया। वो कुछ दूरी पर बैठकर बेड से टेक लगाए उसे देखती रही। अचानक उसकी निगाह साइड टेबल पर रखी तानिया की तस्वीर पर जा ठहरी तो दिल जैसे मुट्ठी में बंद हो गया। नहीं आशी, वो खुद को सख्ती से समझाने लगी, तुम अपने दिल को इस हद तक आज़ाद नहीं छोड़ सकती। तुम अरविंद से मोहब्बत करके अपनी बहन से बेवफाई नहीं कर सकती। दिल की इस आवाज़ पर वो बेबस हो उठी और करवट बदलते हुए कंबल में मुंह छुपा लिया, जैसे अपने जज्बातों को ही छुपाना चाहती हो। अगले दिन जब उसकी माँ उससे मिलने आई तो वो उनकी गोद में सिर रखकर अपने दिल का सारा बोझ उनके सामने उंडेलने लगी। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो मेरी बच्ची? तानिया अब इस दुनिया में नहीं रही और मरने वालों से ज़्यादा जिंदा लोगों के जज्बातों का ख्याल रखना चाहिए। उस लड़के ने भी भला क्या कुछ नहीं झेला है। मैं इसकी गवाह हूँ। मैं खुद तानिया की बातों में आ जाया करती थी, यहाँ तक कि अरविंद को ही कसूरवार समझने लगी थी। मगर धीरे धीरे वक्त ने मुझे ये भी दिखाया कि तानिया अक्सर बिना वजह तमाशा खड़ा कर देती थी, कभी नौकरों के सामने, कभी मेहमानों के सामने। मैं तो अरविंद की हिम्मत को अब सलाम करती हूँ कि इतना सब कुछ सहने के बावजूद उसने कभी ऊंची आवाज़ में भी तानिया से बात नहीं की। वो चाहता तो उसे छोड़ सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने रिश्तों की कदर की। ऐसे इंसान को कभी दुख मत देना मेरी बच्ची, कभी मत देना। जाओ उसके पास जाओ और ख़ुद को भी इस दर्द से आज़ाद कर लो। उसकी मोहब्बत को ठुकराओ मत, वरना उम्र भर पछताओगी। माँ के शब्द सुनते ही उसके दिल में जैसे ठंडक सी उतर गई। शाम ढलते ही उसने काले रंग की साड़ी पहनी थी जिसमें कहीं कहीं मोतियों का काम किया गया था, जो उसके वजूद पर और दमक रही थी। ये पहला मौका था जब उसने दिल की गहराइयों से अपने पति के लिए खुद को तैयार किया था। आईने में एक नज़र खुद को देखा और फिर कदम तानिया की तस्वीर की तरफ उठ गए। तस्वीर के सामने ठहरकर उसके होंठ धीरे से हिले। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी जगह ले रही हूँ, मगर यकीन करो तुम हमेशा हमारे बीच रहोगी। ये खूबसूरत याद की सूरत है। मैं तुम्हारे बच्चों को वो ज़िंदगी दूंगी जिसका ख्वाब तुमने देखा था। हालांकि मेरे दिल में अब अरविंद के लिए मोहब्बत जाग उठी है, मगर वो हमेशा
तुम्हारा भी रहेगा। तुम इस दुनिया में हमसे जुदा हो चुकी हो तो क्या हुआ। उसने फौरन टिश्यू से अपनी आंखों के आए आंसू साफ किए और जैसे ही फिर ठीक उसी वक्त अरविंद अंदर दाखिल हो रहा था। उसे अचानक सामने देखकर वो एक पल के लिए ठटक कर रुक गई। ईशा ने खुद पहल करते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो जैसे ख्यालों से निकला और फिर खामोशी से सोफे पर जाकर बैठ गया। क्या मैं आपके कपड़े निकाल दूं? ईशा ने पास आकर धीरे से बोला। अरविंद ने बड़े गौर से उसकी तैयारी को देखा। क्या हम कहीं जाने वाले हैं? मतलब तुम तैयार हो और मेरे कपड़े निकालने का कह रही हो? जी, पापा जी ने बताया था कि आज शाम उनकी भतीजी का बर्थडे है, वहीं जाना है। उसने धीरे से जवाब दिया। ओह, मैं तो बिल्कुल भूल गया। मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। मगर बच्चे बच्चे कहाँ छोड़ेंगे? उसने अचानक सवाल किया। मामा आई हैं ना, वो बच्चों को संभाल लेंगी, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अरविंद कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। कुछ देर के बाद वो दोनों बर्थडे पार्टी में पहुंच चुके थे। वापसी पर रास्ते में अचानक गाड़ी ने साथ छोड़ दिया। अरे, ये तो प्रॉब्लम हो गई। ऐसा करता हूँ, मैं सामने ढाबे वाले से पूछ कर आता हूँ कि यहाँ कोई मैकेनिक मिल सकता है या नहीं। तुम गाड़ी में ही बैठी रहना, मौसम ठीक नहीं लग रहा, बाहर मत आना। ये कहते हुए उसने आसमान की तरफ देखा और सामने मौजूद ढाबे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर के बाद वो वापस आया तो बारिश शुरू हो चुकी थी। आ जाओ बाहर, हमें आज की रात यहीं रुकना पड़ेगा। यहाँ भी कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। मैंने ड्राइवर को फ़ोन करके कहा कि गाड़ी ले जाए, मगर वो घर पर नहीं था, अपने गांव चला गया है। खैर कोई बात नहीं, सुबह से पहले मैकेनिक आ जाएगा और गाड़ी ठीक हो जाएगी। वो जल्दी जल्दी सफाई देता जा रहा था, जबकि आशी खामोशी से बिना कुछ कहे उसके साथ पीछे पीछे चल पड़ी। ढाबे की पिछली तरफ एक होटल टाइप का बना हुआ था और वो दोनों एक कमरे में जाकर रुक गए। तुम पलंग पर सो जाओ, मैं यहाँ कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, अरविंद ने धीरे से कहा। और जैसे ही कुर्सी की तरफ बढ़ा, अचानक से आशी ने उसका हाथ थाम लिया। वो चौंक कर उसे देखने लगा। क्या हम पलंग शेयर नहीं कर सकते? उसने नजरें झुकाए बहुत धीरे से कहा। मगर उसके शब्दों की कपकपाहट सीधी अरविंद के दिल में उतर गई। वो खामोशी से पलंग की तरफ बढ़ गया। पलंग सिंगल था, मगर इतना बड़ा जरूर था कि वो दो लोग आराम से लेट सकें। वो दोनों लेट तो गए, मगर एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए थे, हालांकि फासला ना होने के बराबर था। मैं क्या कहूँ, कैसे बात शुरू करूँ, वो बेचैनी से सोचती रही। अचानक जोरदार बादल गरजे और वो घबराकर चीख मारते हुए अरविंद से लिपट गई। अरविंद जो अभी अभी लेटकर छत को घूर रहा था, उसके लिए अचानक करीब आने पर जैसे एकदम से पत्थर का हो गया। उसका नरम गरम वजूद उसके अंदर छुपी हुई शिद्दतों को जगा रहा था। वो उसके सीने से लगी हुई थी और बेइख्तियार अरविंद ने उसे खुद में समेट लिया। तुम आज कुछ बदली बदली सी लग रही हो, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम जानती हो ना कि तुम मेरी कमजोरी हो। इस तरह करीब आओगी तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा और शायद तुम्हें मेरी शिद्दत अच्छी न लगे। ये कहते हुए उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे पीछे हटाने की कोशिश की, मगर वो उससे और भी ज़्यादा लिपट गई। मैं आपकी शिद्दत को महसूस करना चाहती हूँ, वो उसके सीने से लगी कांपती हुई आवाज़ में बोली। अरविंद ने उसका चेहरा जरा सा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांक कर देखा। क्या तुम सच कह रही हो आशी? उसने बेकरारी से पूछा। उसने शर्माती हुई मुस्कुराहट के साथ सर हाँ में हिला दिया। क्यों? क्योंकि मैं इस मोहब्बत को समझना चाहती हूँ जो अनमोल थी। आप इतनी मोहब्बत क्यों करते थे मुझसे? मेरी खातिर इतना कुछ क्यों सहते रहे? और कोई इतनी बेलौस मोहब्बत आखिर कैसे कर सकता है? वो रोते हुए बोलती जा रही थी। अरविंद ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, पहली नज़र में ही दिल हार बैठा था तुम पर, मगर मेरा भगवान जानता है मैंने कभी इस मोहब्बत को रुस्वा करने का सोचा तक नहीं। तानिया को ये मोहब्बत मेरी डायरी पढ़कर मालूम हो गई थी, जैसे आज तुम्हें मालूम हुई। मैंने ये सब सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए लिखा था, किसी को दुख देने के लिए नहीं। मैं कसम खाता हूँ, मैंने कभी ये नहीं चाहा कि तानिया को कोई तकलीफ़ हो या मैं तुम्हें हासिल कर लूँ। मैंने कभी तुम्हें मांगा ही नहीं था। तुमने खुद कहा था ना कि मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं होती, मगर मेरे दिल पर मेरा बस नहीं था। बस अब कुछ मत कहिए, वो फ़ौरन बोली थी। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। अब हमारे बीच ये बातें कभी नहीं होंगी, अब सिर्फ प्यार की बातें होंगी। ये कहते हुए वो फिर से उसके सीने से लग गई। मासूमियत में लिपटा हुआ उसका लहजा अरविंद को पूरी तरह सुकून दे गया। वो उसे धीरे से अपनी बाहों में समेटता चला गया।
साड़ी का पल्लू हटाते हुए उसके ब्लाउज की डोरियां खोल गया और धीरे से उसका ब्लाउज हटाते वो उसकी नरम धड़कनों में सुकून ढूंढने लगा। लेकिन आशी के वजूद के कंपन को महसूस करके अरविंद थोड़ा सा चौंक गया। उसने अपनी नशीली लाल नजरें उठाकर आशी को देखा। तुम डर रही हो? आशी, अगर तुम कहो तो हम अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम दे सकते हैं। आशी ने खुद को मजबूत बनाया। नहीं अरविंद, मैं अब अपने रिश्ते की शुरुआत चाहती हूँ और जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई डर नहीं। मुझे पता है आप मुझे हर्ट नहीं करेंगे। मुस्कुराकर अरविंद ने उसे खुद में समेट लिया। उसकी नाजुक सी धड़कनों को अपनी जीभ से गीला करता हुआ एक हाथ वो उसके नीचे बेली बटन पर लेकर आया था। उसके नरम पेट को मुट्ठी में दबोचता वो उसको सिसकने पर मजबूर कर गया और जब उसका हाथ उसकी नाजुकी तक पहुंचा तो आशी तड़प उठी थी, मचल उठी थी। वो उसकी नाजुकी की गर्माहट को महसूस करता बुरी तरह जुनूनी हुआ था। उसे हर चीज़ से आज़ाद करता वो उसके ऊपर हावी हो गया और उसकी नाजुकी में बड़े प्यार से उतर गया। कुछ पल के लिए मीठा मीठा सा दर्द आशी के पूरे वजूद में उतर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके होठों से निकलने वाली मदहोश सिसकियां अरविंद को पागल करने लगीं। वो बड़ी ही खामोशी से इस रिश्ते पर अपना हक जता चुका था। भगवान ने आज उसकी वफ़ाओं के सिले में उसे इनाम दे दिया था। ये इनाम सिर्फ उसकी मोहब्बत का नहीं बल्कि उसकी वफ़ाओं का भी इनाम था, जो उसके अंदर कई जख्म थे जो अब धीरे धीरे भर चुके थे। मगर दिल के किसी कोने में एक छोटा सा मलाल भी था कि उसने तानिया से वैसी मोहब्बत नहीं कर पाई जैसी आशी से करता था। ये हकीकत थी, मगर साथ ही साथ दिल में सुकून भी था कि जब तक तानिया उसकी ज़िंदगी में रही उसने कभी आशी के बारे में सोचा तक नहीं था। आशी जानती थी कि अरविंद के संग अब हर पल खूबसूरत होने वाला है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।